हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहुल यादव एंड दिस इज सर ट्यूटोरियल्स। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। तो इस चैप्टर के नाम से आपको ऐसा लग रहा होगा पैनकेक से कि कुछ खाने की डिश है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पैनकेक्स यूजुअली होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं जो हम खाते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो पैनकेक्स है वो एक मेकअप ब्रांड है जिसका यूज़ एक पर्टिकुलर स्टूडियो जिसका नाम है जेमिनी स्टूडियो वो करता था। और इस चैप्टर में हमें उसी जेमिनी स्टूडियो के कुछ इंसिडेंट्स या कुछ आप ऐसे कह सकते हैं घटनाएं हमें पता चलेंगी जो उस टाइम पे वहाँ होती रहती थी। तो चलिए स्टोरी को देखते हैं। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियोज बॉट इन ट्रकलोड्स। पैनकेक मेकअप सामग्री का ब्रांड नाम था जिसे जेमिनी स्टूडियो ने भारी मात्रा में खरीदा था। अच्छा, जो जेमिनी स्टूडियो है उसका क्या काम है? जेमिनी स्टूडियो इंडिया में कह सकते हो आपकी मूवीज़ बनाने का काम करते थे। साउथ इंडिया में मूवीज़ बनाने का वो काम करते थे। और कब की बात है? 1950s 60s की बात है। तब के टाइम पे बहुत ही फेमस स्टूडियो था। और कह सकते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा स्टूडियोज़ नहीं थे, तो इस वजह से जेमिनी स्टूडियो बहुत फेमस और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट था। तो पैनकेक जो है वो क्या है? पहले स्टेटमेंट से हमें पता चलता है, मैंने अभी आपको बताया कि वो एक मेकअप ब्रांड का नाम होता था। और ये जो वर्ड लिखा है ट्रकलोड्स, यानी कि जेमिनी स्टूडियो में जब शूटिंग होती थी या मूवी शूट किए जाती थी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत पड़ती थी, तो भारी मात्रा में उसको पैनकेक को खरीदा जाता था। ट्रकलोड्स का मतलब है भारी मात्रा। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गौहर must have used it, Vijayanti Mala must also have used it, but राती अग्निहोत्री may not have even heard of it. ग्रेटा गार्बो ने इसका इस्तेमाल किया होगा, मिस गौहर ने इसका इस्तेमाल किया होगा, वैजयंती माला ने भी इसका इस्तेमाल किया होगा, लेकिन रति अग्निहोत्री ने शायद इसके बारे में सुना भी ना हो। अच्छा, इन सब के बारे में ये फेमस पर्सनालिटी हैं या कह सकते हैं जो फेमस एक्ट्रेस थी इंडिया के उस टाइम पे। और जो ग्रेटा गार्बो है वो हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस थी। यहाँ पे जो एक नाम दिया हुआ है रति अग्निहोत्री, वो 1970s की एक्ट्रेस थी। इस वजह से ये बोला गया कि शायद उन्होंने इसका नाम भी ना सुना हो। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वॉज इन द अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग दैट वॉज बिलीव टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल्स। जेमिनी स्टूडियो का मेकअप विभाग एक इमारत की ऊपरी मंजिल पर था जिसके बारे में माना जाता था कि वह रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल या रॉबर्ट क्लाइव के हिस्से में वो कभी रहा होगा। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल थे, कहाँ के? बंगाल के। A dozen other buildings in the city are said to have been his residence. शहर की एक दर्जन अन्य इमारतों में उनका निवास स्थान था। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बता रहे हैं, उनके पास वो बिल्डिंग भी थी और शायद डजन यानी कि 12 से ज़्यादा बिल्डिंग्स और भी उनके पास थी उस शहर में। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड an even briefer stay in Madras, Robert Clive seems to have done a lot of moving. Besides fighting some impossible battles in remote corners of India and marrying a maiden in St. Mary's Church in Fort St. George in Madras. अपना संक्षिप्त जीवन और मद्रास में उससे भी कम समय के प्रवास के दौरान रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत कुछ किया। इसके अलावा भारत के दूर दराज के इलाकों में कुछ असंभव लड़ाइयाँ लड़ी और मद्रास के फोर्ट सेंट जॉर्ज में सेंट मैरी चर्च में एक युवती से विवाह कर लिया था। तो उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि इतना ज़्यादा उनका इंटरेक्शन वहाँ पे क्यों है या इतना ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ उनके पास क्यों थी वहाँ पे। द मेकअप रूम हैड दी look of a hair cutting saloon with lights at all angles around half a dozen large mirrors. मेकअप रूम एक हेयर कटिंग सैलून जैसा दिखता था जिसमें चारों तरफ रोशनी थी और आधा दर्जन बड़े शीशे थे। अगर आपने मूवीज़ में या जनरली कभी विजिट किया हो किसी भी स्टूडियो में जाकर के जहाँ पर शूटिंग होती है, मूवी शूट की जाती है, तो जो उनका मेकअप मिरर होता है उसके आसपास बहुत ज़्यादा लाइट्स लगी होती हैं। तो बहुत ज़्यादा लाइटिंग थी। और दूसरी चीज़, कितने वहाँ पे मिरर्स थे? हाफ आ डजन। हाफ आ डजन का मतलब कितना है कि एक डजन में 12 होते हैं, तो 6 मिरर्स वहाँ पे लगे हुए थे और बहुत बड़े साइज के। They were all incandescent lights, so you can imagine the fiery misery of those subjected to makeup. वे सभी गर्मा गर्म रोशनी वाले थे।
इसलिए आप उन लोगों की आग की पीड़ा की कल्पना कर सकते हैं जो मेकअप के अधीन थे। यानी कि उसमें से बहुत ज़्यादा रोशनी या लाइट निकलती थी, तो जो लोग उसके सामने खड़े होकर के मेकअप करवाते थे या इवन जो करते भी थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा पीड़ा या तकलीफ होती होगी। ये जो वर्ड है इनकैंडिसेंट, इसका मतलब है गर्मा गर्म या बहुत ज़्यादा रोशनी निकलना। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज हेडेड बाय अ बंगाली हु बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो एंड लेफ्ट। मेकअप विभाग का नेतृत्व पहले एक बंगाली ने किया था जो स्टूडियो के लिए बहुत बड़ा हो गया और चला गया। ही वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन हु वॉज असिस्टेड बाय अ दरबार कडिंगा एंड आंध्रा, अ मद्रास इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो बर्मीज एंड यूजुअल लोकल तमिल्स। उसके बाद एक महाराष्ट्रियन आया जिसकी सहायता धारवाड़, कडिंग, आंध्रा, मद्रास भारतीय ईसाई, एंग्लो बर्मी और हमेशा की तरह स्थानीय तमिलों ने की। तो यानी कि जो वहाँ पे जेमिनी स्टूडियो है, वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जगहों के लोगों ने क्या किया, काम किया। All this shows that there was a great deal of national integration long before AIR and Doordarshan began broadcasting programs on national integration. यह सब दिखाता है कि AIR और दूरदर्शन द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण पर कार्यक्रम प्रसारित करने से बहुत पहले ही राष्ट्रीय एकीकरण काफ़ी हद तक हो चुका था। यानी कि अलग अलग स्टेट्स के लोग एक जेमिनी स्टूडियो में मेकअप आर्टिस्ट का काम करते थे, तो राष्ट्रीय एकीकरण यानी कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं और अनेकता जो है भारत की, वो एक जगह आकर के काम करती थी। तो AIR आपको पता है ऑल इंडिया रेडियो, और दूरदर्शन से पहले ही ये सारी चीज़ें हो गई थी। This gang of nationally integrated makeup men could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions. राष्ट्रीय रूप से एकीकृत मेकअप करने वालों का यह गिरोह किसी भी अच्छे दिखने वाले व्यक्ति को पैनकेक की भारी मात्रा, पैनकेक यानी कि जो मेकअप है, और कई अन्य स्थानीय रूप से बने पोषण और लोशन आपको पता है जो यूज़ किए जाते हैं मेकअप के लिए। पोषण जो होता है वो थोड़ा सा लिक्विड ही होता है, की मदद से एक भयानक लाल रंग के राक्षस में बदल सकता था। अब यहाँ पे राक्षस वर्ड इसलिए यूज़ किया कि बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई करने के बाद जो नेचुरल लुक होता है वो हट जाता है और उसके बाद लोग एकदम अलग टाइप के दिखते हैं। इसलिए जो आपके राइटर हैं उन्होंने सार्कज़म में राक्षस का वर्ड जो है यूज़ किया है, या यहाँ पे उनका ह्यूमर देखने को मिलता है कि वह कैसे चीज़ों को बताते हैं। Those were the days of mainly indoor shooting and only 5% of the film was shoot outdoors. वे दिन मुख्य रूप से इंडोर शूटिंग के थे, यानी कि स्टूडियोज बने होते थे। अब आज की मूवीज़ में क्या होता है कि लोकेशन डिसाइड होती है, कभी इंडिया में कभी आउट ऑफ इंडिया, और जा करके मूवी वहाँ पे शूट हो जाती है। ये ओल्ड टाइम्स की बात है, तो उस टाइम उनके पास इतने पैसे भी नहीं रहते होंगे और इतने ज़्यादा सोर्सेज भी नहीं थे। इस वजह से 95% हिस्सा जो मूवी का शूट होता था वो स्टूडियोज़ के अंदर होता था, और 5% हिस्सा जो था वो बाहर होता था। I suppose the sets and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie. अब ऑथर को या राइटर को क्या लगता था? मुझे लगता है कि सेट और स्टूडियो लाइट्स की वजह से लड़कियों और लड़कों को फिल्म में प्रस्तुत करने योग्य दिखने के लिए बदसूरत दिखने की ज़रूरत थी। अब फिर से यहाँ पे मूवी में या फिल्म में अगर कोई दिख रहा है तो बदसूरत नहीं दिखना चाहेगा या उसे नहीं दिखाया जाता, लेकिन जो मेकअप है वो इतना ज़्यादा कर दिया जाता था कि लोग बदसूरत दिखने लगते थे। इस वजह से उन्होंने ये बात बोली कि उन्हें ऐसा लगता होगा कि लोगों को बदसूरत दिखना पड़ता है मूवी में काम करने के लिए या फिल्म में काम करने के लिए। A strictly hierarchy was maintained in the makeup department. मेकअप विभाग में एक सख्त पदानुक्रम बनाए रखा गया था। अब हायरार्की या पदानुक्रम क्या होता है कि सबसे पहले मेन पर्सन होता है, फिर उसके अंडर काम करने वाले लोग, फिर जो उसके अंडर काम कर रहे हैं उसके नीचे वाले लोग, तो इसको हायरार्की बोलते हैं। जैसे कि एक ऑफिस को ले लेते हैं, उसमें मैनेजर होता है, फिर असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, फिर टीम लीड्स होते हैं, फिर ऐसे करके एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो ये एक हायरार्की को शो करता है। तो उसी हायरार्की की बात यहाँ पे मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में भी की जा रही है। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस अगली, हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकेंड हीरो एंड हीरोइन, द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन एंड सो फोर्थ। मुख्य मेकअप करता मुख्य अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को बदसूरत बनाता था। उसका वरिष्ठ सहायक दूसरे नंबर के नायक और नायिका को, कनिष्ठ सहायक मुख्य हास्य कलाकार को, और फिर इसी क्रम में यह
आगे बढ़ता था। अब फिर से यहाँ पे जो लिखा हुआ है बदसूरत बनाना, बदसूरत नहीं बनाते थे वो, मेकअप करने का काम करते थे, लेकिन इतना हैवी मेकअप हो जाता था कि वो बदसूरत लगते थे। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। भीड़ की भूमिका निभाने वाले पात्रों ऑफिस बॉय की जिम्मेदारी थी। यानी कि जेमिनी स्टूडियो इतना बड़ा था, अब ऑफिस बॉय बेसिकली कहाँ होते हैं, जो ऑफिस होते हैं वहाँ पे ऑफिस बॉय रखे जाते हैं, लेकिन जेमिनी स्टूडियो इतना बड़ा था कि जो मेकअप रूम था, जो मेकअप डिपार्टमेंट था, उसके पास भी एक ऑफिस बॉय था। तो जो क्राउड यानी कि जो भीड़ का काम करते हैं, जो भीड़ का पोर्ट्रे करते हैं, उनका मेकअप करने के लिए कौन करता था? ऑफिस बॉय, जो मेकअप रूम का या मेकअप डिपार्टमेंट का ऑफिस बॉय था। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। हाँ जी, वही बात जो मैंने अभी बोली। ऑन द डेज when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paint in a giant vessel and slapping it on the crowd players. यहाँ तक कि जेमिनी स्टूडियो के मेकअप विभाग में भी एक ऑफिस बॉय होता था। यानी कि इतना बड़ा वो स्टूडियो था कि मेकअप का जो विभाग है उसमें भी एक ऑफिस बॉय है। जिन दिनों भीड़ शूटिंग होती थी, भीड़ यानी कि क्राउड को पोर्ट्रे किया जाता था या दिखाया जाता था या शूट किया जाता था, शूटिंग के समय आप उसे एक विशाल बर्तन में पेंट मिलाते और भीड़ के पात्रों पर पोतते हुए या लगाते हुए देख सकते थे। अब भीड़ होती थी तो भीड़ को पर्टिकुलरली इंडिविजुअली एक एक लोगों को लेकर के वो मेकअप नहीं कर सकते, तो वो क्या करता था, एक बड़ा सा वेसल लेता था, उसमें उस पेंट को मिलाता था और लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे करके फेंकता था। वही वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, स्लैपिंग करना, यानी कि फेंक करके लोगों के मुंह पर मेकअप लगा देना। The idea was to close every pore on the surface of the face in the process of applying makeup. विचार यह था कि मेकअप लगाने की प्रक्रिया में चेहरे की सतह पर हर छिद्र को बंद कर दिया जाए। He wasn't exactly a boy. He was in his early 40s. Having entered the studios years ago in the hope of becoming a star actor or a top screenwriter, director और lyrics writer. अब जो जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट का जो ऑफिस बॉय था उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? वह वास्तव में एक लड़का नहीं था, वह अपने शुरुआती 40वें वर्ष में था। यानी कि 40 साल का वो आदमी हो चुका था, तो उसे लड़का नहीं कह सकते। ऑफिस बॉय जो टर्म है वो उसके लिए एग्जैक्ट नहीं बैठ रहा। जिसने कई साल पहले एक स्टार अभिनेता या एक शीर्ष स्क्रीन लेखक, निर्देशक या गीतकार बनने की उम्मीद में स्टूडियो में प्रवेश किया था। He was a bit of a poet. वह थोड़ा कवि था। In those days, I worked in a cubicle, two whole sides of which were French windows. उन दिनों मैं एक क्यूबिकल में काम करता था जिसके दो पूरे हिस्से में फ्रेंच खिड़कियां थी। अब क्यूबिकल क्या होता है? क्यूबिकल एक आप कह सकते हैं छोटा सा रूम होता है, जो ऑफिस में जो लोग जॉब करते हैं उन्हें छोटा सा हिस्सा दिया जाता है अपने पर्टिकुलर काम करने के लिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंच विंडोज़। फ्रेंच विंडोज़ क्या होती हैं? फ्रेंच की जो खिड़कियाँ होती हैं वो दो विंडोज़ होती हैं ऐसे करके, जिन्हें खोलेंगे आप तो बाहर की साइड खुलेगी। कि अगर बाहर आप कह सकते हैं रोड है या गार्डन है तो उस साइड वो विंडो खुल जाती है, उन्हें फ्रेंच विंडोज़ बोलते हैं। आई डिडेंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज़। मुझे उस समय नहीं पता था कि उन्हें फ्रेंच खिड़कियां कहा जाता है। यानी कि बाहर खुल जाने वाली जो खिड़कियां थी ऐसे करके बाहर खुलती हैं, उनके बारे में वो बोल रहे हैं कि उन्हें फ्रेंच खिड़कियां बोला जाता था, उन्हें नहीं पता था। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर्स डे इन एंड डे आउट, मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। मुझे अपने डेस्क पर बैठकर दिन रात अखबार फाड़ते हुए देखकर ज़्यादातर लोगों को लगता था कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू। यह संभावना है कि बॉस ने भी ऐसा ही सोचा होगा। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर। इसलिए जो कोई भी सोचता था कि मुझे कोई काम दिया जाना चाहिए वह मेरे क्यूबिकल में घुस जाता और एक लंबा व्याख्यान देता। व्याख्यान यानी कि लोगों को लगता था ये कुछ कर नहीं रहे, तो जिसको एक्स्ट्रा काम देना होता था वो इनके क्यूबिकल में या ऑफिस में या रूम में आकर के इन्हें डिस्क्रिप्शन देना शुरू करते थे। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी एनलाइटेंड ऑन हाउ ग्रेट literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts. मेकअप विभाग के लड़के ने फैसला किया था कि मुझे इस बात से अवगत कराया जाना चाहिए कि कैसे महान साहित्यिक प्रतिभा को केवल नाई और विकृत लोगों के लिए उपयुक्त विभाग में बर्बाद होने दिया जा रहा है। Soon I was praying for crowd shooting all the time. जल्द ही मैं हर समय भीड़ शूटिंग के लिए प्रार्थना करने लगा। Nothing
शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स। इसके अलावा कुछ भी मुझे उसके महाकाव्यों से नहीं बचा सकता था। एपिक्स यानी कि महाकाव्य, यानी कि जो बड़े बड़े वो व्याख्यान करता था। यहाँ वो क्या बोल रहे हैं कि वो प्रे करते थे कि जल्दी से भीड़ शूटिंग या क्राउड शूटिंग का पार्ट आए जिससे कि ये जाए, नहीं तो ये क्या करेगा, इनको बड़ी बड़ी कहानियां महाकाव्य बताना स्टार्ट करेगा। In all instances of frustration, you'll always find the anger directed towards a single person, openly or covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to Kothamangalam Subbu. अब एक मेन कैरेक्टर आप कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। हताशा के सभी उदाहरणों में आप हमेशा एक ही व्यक्ति के प्रति खुले तौर पर या गुप्त रूप से गुस्सा पाएंगे, और मेकअप विभाग के इस आदमी को यकीन था कि उससे के सभी दुख, अपमान और उपेक्षा कोठामंगलम सुब्बू के कारण था। फ्रस्ट्रेशन, हताशा। अब सुब्बू के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। सुब्बू वॉज दी नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। सुब्बू जेमिनी स्टूडियो में दूसरे नंबर पर था। ही कुडंट हैव हैड अ मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड। उसे फिल्मों में हमारे बड़े हो चुके मेकअप बॉय से ज़्यादा उत्साहजनक शुरुआत नहीं मिल सकती थी। ऐसा क्यों? ऑन द कॉन्ट्रेरी, ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स, फॉर व्हेन ही बिगेन हिज करियर देयर वर नो फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज। इसके विपरीत उससे ज़्यादा अनिश्चित और मुश्किल समय का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि जब उसने अपना करियर शुरू किया था तब कोई मजबूती से स्थापित फिल्म निर्माण कंपनियां या स्टूडियो नहीं थे। तो सुब्बू ने जब अपना करियर शुरू किया तो कोई बड़ी कंपनीज या स्टूडियोज नहीं थे, तो उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा होगा। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, सुब्बू कुडंट हैव हैड एन अप्रिशिएबल लीड ओवर आवर बॉय। शिक्षा के मामले में भी, खास तौर पर औपचारिक शिक्षा के मामले में, सुब्बू हमारे लड़के से ज़्यादा आगे नहीं हो सकता था। फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा, यानी कि जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप 12th क्लास में हैं तो 1 से लेकर 12 तक, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसको फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न अ ब्राह्मण, अ वर्च्यू इंडीड, ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशंस एंड पीपल। लेकिन ब्राह्मण के रूप में जन्म लेने के कारण वास्तव में एक गुण, उसे ज़्यादा संपन्न परिस्थितियों और लोगों के साथ संपर्क मिला होगा। यानी कि ये राइटर का थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो ब्राह्मण फैमिली में बर्थ हुआ उसका, इस वजह से थोड़ी सी प्रिविलेज उसको मिल गई होगी, यानी कि जो संपन्न लोग हैं उनके साथ उसने मुलाकातें हो गई होंगी या चीज़ें उसके साथ हो गई होंगी। He had the ability to look cheerful at all times, even after having had a hand in a flop film. एक फ्लॉप फिल्म में हाथ होने के बाद भी वह हमेशा खुश रहने की क्षमता रखता था। फ्लॉप कौन सी होती है? अब जो मूवीज़ होती हैं तो इसलिए बनाई जाती हैं कि लोगों को पसंद आए और अच्छा बिजनेस करे, लेकिन फ्लॉप मूवीज़ वो होती हैं जो बिजनेस भी नहीं कर पाती हैं और लोगों को पसंद भी नहीं आती हैं। तो ऐसी मूवीज़ में भी अगर उसका हाथ होता था या काम करता था उन मूवीज़ में, तब भी वो खुश रहता था। He always had work for somebody. He could never do things on his own, but his sense of loyalty made him identify himself with his principal completely and turn his entire creativity to his principal's advantage. उसके पास हमेशा किसी न किसी के लिए काम होता था। वह कभी भी अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी वफादारी की भावना ने उसे अपने प्रिंसिपल के साथ पूरी तरह से जुड़ने और अपनी पूरी रचनात्मकता को अपने प्रिंसिपल के फायदे में बदलने के लिए प्रेरित किया। He was tailor made for films. वह फिल्मों के लिए बिल्कुल सही था। Here was a man who could be inspired when commanded. वह एक ऐसा आदमी था जो आदेश दिए जाने पर प्रेरित हो जाता था, यानी कि जब उसे ऑर्डर किया जाता था, कमांडेड आदेश देना, जब भी उसे आदेश दिया जाता था तो वो खुश हो जाता था। ये जो वर्ड है आपका क्रिएटिविटी, रचनात्मक, यानी कि कुछ अलग करके दिखाना। The rat fights the tigress underwater and kills her, but takes pity on the cubs and tends them lovingly. चूहा पानी के अंदर बाघिन से लड़ता है और उसे मार देता है, लेकिन शावकों पर दया करता है और उन्हें प्यार से पालता है। I don't know how to do the scene, the producer would say, and Subbu would come out with 4 ways of the rat pouring affection on its victims' offspring.
मुझे नहीं पता कि यह दृश्य कैसे करना है, निर्माता कहते थे। और सुब्बू 4 तरीके बताते थे जिसमें चूहे अपने शिकार के बच्चों पर प्यार लुटाते हैं। यानी कि सुब्बू का जो क्रिएटिविटी थी या जो रचनात्मकता थी वो इस लेवल की थी कि वो निर्माताओं की भी मदद करते थे और जो चीज़ें वो नहीं सोच पाते थे उनके भी वो अलग अलग तरीके बताते थे कि कैसे इस चीज़ को पोर्ट्रे किया जा सकता है या दिखाया जा सकता है। गुड, but I am not sure it is effective enough, the producer would say, and in a minute Subbu would come out with 14 more alternatives. अच्छा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह पर्याप्त प्रभावी है। और 1 मिनट में सुब्बू 14 और विकल्प बताते थे। यानी कि प्रोड्यूसर्स को 4 तरीके जो बताए उनमें पसंद नहीं आया तो सुब्बू ने 14 और तरीके बताने के लिए तैयार रहते थे। Filmmaking must have been and was so easy with a man like Subbu around, and if ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studios during its golden years, it was Subbu. सुब्बू जैसे व्यक्ति के रहते फिल्म निर्माण बहुत आसान रहा होगा। यानी कि फिल्म डायरेक्शन जो होती है वो एक इमेजिनेशन का या क्रिएटिविटी का पार्ट है कि आप कितनी अलग तरीके से चीज़ों को दिखा सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं लोगों को। सुब्बू इस काम में माहिर था, तो इस वजह से बोला जा रहा है कि सुब्बू के रहते हुए फिल्म को बनाना बहुत आसान रहा होगा। और अगर कभी कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने जेमिनी स्टूडियो को उसके सुनहरे वर्षों के दौरान दिशा और परिभाषा दी तो वह सुब्बू ही थे। तो यानी कि उनका जो आप कह सकते हैं आप योगदान जो है जेमिनी स्टूडियो के प्रति बहुत ज़्यादा रहा होगा। सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट एंड दो ही वॉज सर्टेनली केपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स। सुब्बू की एक कवि के रूप में एक अलग पहचान थी और हालांकि वह निश्चित रूप से अधिक जटिल और उच्चतर रूपों में सक्षम थे। केपेबल, सक्षम। He deliberately chose to address his poetry to the masses. उन्होंने जानबूझकर अपनी कविता को आम जनता को संबोधित करने के लिए चुना। मासेस कौन होते हैं? आम जनता या कॉमन पीपल जो होते हैं उनको मासेस बोला जाता है। His success in films overshadows and dwarfed his literary achievements, और so his critics felt. फिल्मों में उनकी सफलता ने उनकी साहित्यिक उपलब्धियों को पीछे छोड़ दिया और बौना बना दिया। यह ऐसा उनके आलोचकों को लगा। यानी कि जो क्रिटिक्स होते हैं, जो आलोचना करते हैं या जो आपके अंदर कमी निकालते हैं, उनको ऐसा लगा कि जो सक्सेस पा रहा है उसकी जो लिटरेसी अचीवमेंट है, यानी कि जो पढ़ाई लिखाई से चीज़ें रिलेट करती हैं, उसको पीछे छोड़ दिया है। He composed several truly original story poems in folk, refrain and diction, and also wrote a sprawling novel, Thilana मोहनम्बल, and dozens of very deftly etched characters. उन्होंने लोकगीत और शैली में कई वास्तविक मूल कहानी कविताएं लिखी और दर्जनों बहुत ही चतुराई से उकेरे गए पात्रों के साथ थिलाना मोहनम्बल नामक एक विशाल उपन्यास भी लिखा। तो राइटिंग स्किल्स उनकी कितनी ज़्यादा थी, फॉर्मल एजुकेशन या औपचारिक शिक्षा होने के ना होने के बावजूद। He quite successfully recreated the mood and manner of the देवदासीज of the early 20th century. उन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत की देवदासियों के मूड और तरीकों को काफ़ी सफलतापूर्वक फिर से बनाया। He was an amazing actor. He never aspired to lead roles, but whatever subsidiary role he played in any of the films, he performed better than supposed main players. वह एक अद्भुत अभिनेता थे, यानी कि जो उनकी एक्टिंग स्किल्स थी या जो अभिनय करने का जो तरीका था वो बहुत ही अच्छा था। उन्होंने कभी मुख्य भूमिकाओं की आकांक्षा नहीं की, लेकिन उन्होंने किसी भी फिल्म में जो भी सहायक भूमिका निभाई उसने कथित मुख्य पात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया, या उन्हें जब भी मौका मिला तो उनका जो परफॉर्मेंस था, जो मेन कैरेक्टर्स या लीड रोल वाले लोग भी थे उनको भी वो पीछे छोड़ जाते थे या ओवरशैडो कर जाते थे। He had a genuine love for anyone he came across, and his house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances. वह जिस किसी से भी मिलता था उसके प्रति सच्चा प्यार रखता था और उसका घर दर्जनों निकट और दूर के रिश्तेदारों और परिचितों का स्थायी निवास था। Acquaintances, रिश्तेदार या परिचित या जो उनके जानने वाले हैं। It seemed against Subbu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them. सुब्बू के स्वभाव के विरुद्ध यह महसूस करना भी था कि वह इतने सारे लोगों को खाना खिला रहा है और
उनका भरण पोषण कर रहा है। सच अ चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन एंड येट ही हैड एनिमीज। इतना दानशील और लापरवाह आदमी, यानी कि इतना बढ़िया व्यक्तित्व और इतना दानशील व्यक्ति था, उसके बावजूद फिर भी उसके दुश्मन थे। वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बॉस के बहुत करीब और अंतरंग था? क्लोज, करीब, इंटीमेट, अंतरंग, यानी कि बहुत ज़्यादा ही क्लोज होना और चीज़ों को पता होना चाहिए। अब बॉस जो थे वो कोई भी काम नहीं करते थे सुब्बू के बिना। और वॉज इट हिज जर्नल डेमनर दैट रिजेंबल्ड अ सिंकोफैंट? या यह उसका सामान्य व्यवहार था जो एक चाटुकार जैसा था? सिंकोफैंट, चाटुकार, चाटुकार यानी कि जो चापलूसी करने में बहुत माहिर होते हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं कि वो बहुत चाटुकार टाइप का उसका जो बिहेवियर था या जो व्यवहार था, इस वजह से लोग उसके बहुत ज़्यादा एनिमी थे। और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या हर चीज़ के बारे में अच्छी बातें कहने की उसकी तत्परता। In any case, there was this man in the makeup department who would wish the direst things for Subbu. किसी भी मामले में मेकअप विभाग में एक ऐसा आदमी था जो सुब्बू के लिए सबसे बुरी चीजें चाहता था। You saw Subbu always with the boss but in the attendance roles. He was grouped under a department called the story department, comprising a lawyer and an assembly of writers and poets. आपने सुब्बू को हमेशा बॉस के साथ देखा होगा, लेकिन उपस्थिति सूची में उसे कहानी विभाग नामक एक विभाग में रखा गया था, जिसमें एक वकील और लेखकों और कवियों का एक समूह शामिल था। The lawyer was also officially known as the legal advisor, but everybody referred to him as the opposite. वकील को आधिकारिक तौर पर कानूनी सलाहकार के रूप में भी जाना जाता था, लेकिन हर कोई उसे इसके विपरीत कहता था। An extremely talented actress who was also extremely temperamental once blew over on the sets. एक बेहद प्रतिभाशाली अभिनेत्री जो बेहद गुस्सैल स्वभाव की थी, एक बार सेट पर भड़क उठी। टैलेंटेड, प्रतिभाशाली, टेम्परामेंटल, गुस्सैल, यानी कि जो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ब्लू ओवर, भड़क उठना या गुस्सा फूट पड़ना। While everyone stood stunned, the lawyer quietly switched on the recording equipment. जब सभी लोग स्तब्ध रह गए तो वकील ने चुपचाप रिकॉर्डिंग उपकरण चालू कर दिया। स्टंट, स्तब्ध रहना या हैरान हो जाना। When the actress paused for breath, the lawyer said to her, "1 minute, please," and played back the recording. जब अभिनेत्री सांस लेने के लिए रुकी तो वकील ने उससे कहा, 1 मिनट कृपया, और रिकॉर्डिंग वापस चला दी। There was nothing incriminating or unmentionably foul about the actress tried against the producer. निर्माता के खिलाफ अभिनेत्री के तीखे हमले में कुछ भी आपत्तिजनक या अनुचित नहीं था। Incriminating, आपत्तिजनक, unmentionably, अनुचित, यानी कि उसने कुछ ऐसा नहीं बोला था कि जो बोलना नहीं चाहिए उसे, या उसने कुछ गलत बात नहीं बोली थी। But when she heard her voice again through the sound equipment, she was struck dumb. लेकिन जब उसने ध्वनि उपकरण के माध्यम से फिर से अपनी आवाज़ सुनी तो वह दंग रह गई। डम, दंग रहना, या वो हैरान हो गई। कभी उसने अपनी आवाज़ इस तरीके से या गुस्से में अपनी आवाज़ नहीं सुनी होगी, तो जब उसने सुनी तो वो एकदम दंग रह गई। उसका क्या असर हुआ उस पर? A girl from the countryside, she had not gone through all the stages of worldly experience that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into. एक देहाती लड़की वह सांस्कारिक अनुभव के सभी चरणों से नहीं गुजरी थी जो आमतौर पर उस महत्व और परिष्कार की स्थिति से पहले होती है जिसमें वह खुद को उछाला हुआ पाती है। यानी कि उसने सारी चीज़ों को लाइफ में नहीं देखा था, यानी कि बहुत ही यंग थी और वो बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती थी, या बहुत आगे उसका करियर जा सकता था। लेकिन फिर क्या हुआ? शी नेवर क्विट रिकवर्ड फ्रॉम दी टेरर शी फेल्ट दैट डे। वह उस दिन महसूस किए गए आतंक से कभी उबर नहीं पाई। टेरर, आतंक। That was the end of a brief and brilliant acting career. The legal advisor, who was also a member of the story department, had unwittingly brought about that sad end. यह एक संक्षिप्त और शानदार अभिनय करियर का अंत था। कानूनी सलाहकार जो स्टोरी डिपार्टमेंट का सदस्य भी था ने अनजाने में उस दुखद अंत को जन्म दिया। ब्रीफ एंड ब्रिलियंट, संक्षिप्त और शानदार होना।
अनविटिंगली का मतलब होता है अनजाने में, या बिना जाने समझे, या उसको कॉन्शियसली नहीं किया, उसने जानबूझ के चीजें नहीं की, लेकिन हो गया. While every other member of the department wore a kind of uniform, khadi dhoti with a slightly oversized and clumsy tailored white khadi shirt. The legal advisor wore pants and a tie and sometimes a coat that looked like a coat of mail. साउथ इंडिया की बात हो रही है, तमिल और मद्रास ऐसी जगहों की, तो वहां पे ऐसी ड्रेसेस चलती थी. क्या था कि वो धोती पहनते थे और खादी की ही शर्ट पहनते थे, जबकि विभाग के हर दूसरे सदस्य ने एक तरह की वर्दी पहनी थी, खादी धोती और थोड़ी ओवरसाइज्ड और बेढंगी ढंग से सिलाई गई सफ़ेद खादी शर्ट. ओवरसाइज्ड का मतलब होता है जो आपका नॉर्मल साइज है उससे थोड़ी सी बड़ी शर्ट. कानूनी सलाहकार ने पैंट और टाई पहनी थी और कभी कभी एक कोट जो कवच की तरह दिखता था. यानी कि जो वहाँ पे लोग काम करते थे, यूजुअली जो कपड़े वो पहनते थे वैसे कपड़े वो जो टेलर था, वकील था, वो नहीं पहनता था. Often he looked alone and helpless, a man of cold logic in a crowd of dreamers, a neutral man in an assembly of Gandhitis and Khaditis. अक्सर वह अकेला और असहाय दिखता था, सपने देखने वालों की भीड़ में एक ठंडा तर्क वाला आदमी, गांधीवादियों और खादीवादियों की सभा में एक तटस्थ व्यक्ति. न्यूट्रल, तटस्थ यानी कि जिसकी इच्छाएं हो या बहुत सारी सोच हो, वो सारी चीज़ें एकदम ज़ीरो थी या बिल्कुल एकदम न्यूट्रल रहता था, किसी भी चीज़ से उसको फ़र्क नहीं पड़ता था. तो वो एकदम अलग दिखता था क्योंकि वहाँ पे गांधीवाद को फॉलो करने वाले बहुत लोग थे और गांधीवाद से इंस्पायर होकर खादीवाद को फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग थे. Like so many of those who were close to the boss, he was allowed to produce a film, and though a lot of raw stock and pancake were used on it, not much came of the film. बॉस के बहुत से करीबी लोगों की तरह उन्हें एक फिल्म बनाने की अनुमति दी गई थी और हालांकि इसमें बहुत सारा कच्चा माल और पैनकेक इस्तेमाल किया गया था, लेकिन फिल्म से कुछ खास नहीं हुआ. कच्चा माल और पैनकेक अगेन जो मेकअप है, बहुत सारा मेकअप का इस्तेमाल किया गया लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पाया, यानी कि फिल्म जो थी वो उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही. Then one day the boss closed down the story department, and this was perhaps the only instance in all human history where a lawyer lost his job because the poets were asked to go home. ये बहुत दिलचस्प लाइन लिखी है उन्होंने, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखी हुई है. फिर एक दिन बॉस ने कहानी विभाग को बंद कर दिया और यह शायद पूरे मानव इतिहास में एकमात्र ऐसा उदाहरण था जहां एक वकील ने अपनी नौकरी खो दी क्योंकि कवियों को घर जाने के लिए कहा गया था. यानी कि स्टोरी डिपार्टमेंट में कौन होते हैं? पोएट्स होते हैं और राइटर्स होते हैं, तो उसी का हिस्सा कौन था? वकील भी था. तो जब उन्होंने वो स्टोरी डिपार्टमेंट बंद किया तो इस वकील की जो नौकरी थी वो भी चली गई. Gemini Studios were the favorite haunt of poets like S.D.S. Yogyar, Sangu Subramaniam, Krishna Shastri, and Harendranath Chattopadhyay. Gemini Studio S.D.S. Yogyar, Sangu Subramaniam, कृष्ण शास्त्री और हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जैसे कवियों का पसंदीदा अड्डा था या पसंदीदा जगह थी जहां वो लोग जाना या वहां अपने जो वर्क थे वो प्रेजेंट करना पसंद करते थे. It had an excellent mess which supplied good coffee at all times of the day and for most part of the night. इसमें एक शानदार मेस था जो दिन के हर समय और रात के अधिकांश समय में अच्छी कॉफ़ी उपलब्ध कराया करता था. मेस जो होता है आप कैंटीन जैसे कह सकते हैं जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं. Those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment. वे दिन थे जब कांग्रेस शासन का मतलब निषेध था और एक कप कॉफ़ी पर मिलना काफ़ी संतोषजनक मनोरंजन था. सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट, संतोषजनक मनोरंजन. Barring the office boys and a couple of clerks, everybody else at the studios radiated leisure, a prerequisite for poetry. ऑफिस के लड़कों और एक दो क्लर्कों को छोड़कर स्टूडियो में बाकी सभी लोग फुर्सत से भरे हुए थे, जो कविता के लिए एक शर्त है. लेजर फुर्सत या खाली टाइम. Most of them wore khadi and worshipped Gandhiji, but beyond that they had not the faintest appreciation for political thought of any kind. उनमें से ज़्यादातर खादी पहनते थे और गांधी जी की पूजा करते थे, लेकिन इसके अलावा उन्हें किसी भी तरह के राजनीतिक विचारों की ज़रा भी समझ
नहीं थी। तो गांधी जी की उस समय जो आप कह सकते हैं पॉपुलैरिटी या जो लोकप्रियता थी बहुत ज़्यादा थी। लोगों को इंटरेस्ट नहीं भी होता था पॉलिटिक्स में, तब भी वो गांधी जी की पूजा करते थे। नेचुरली दे वर ऑल अवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म। स्वाभाविक रूप से वे सभी साम्यवाद शब्द से विमुख थे। A communist who was a godless man. He had no filial or conjugal love. He had no compunction about killing his own parents or his children. He was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people. एक कम्युनिस्ट एक ईश्वरहीन व्यक्ति था। उसके पास कोई पुत्रवत या वैवाहिक प्रेम नहीं था। उसे अपने माता पिता या अपने बच्चों को मारने में कोई पछतावा नहीं था। वह हमेशा मासूम और अज्ञानी लोगों के बीच अशांति और हिंसा फैलाने के लिए तत्पर रहता था। Such notions were prevalent everywhere else in South India at that time also. Naturally, floated about vaguely among the khadi-clad poets of Gemini Studio. उस समय दक्षिण भारत में हर जगह प्रचलित ऐसी धारणाएं थी। स्वाभाविक रूप से जेमिनी स्टूडियो के खादी वस्त्रधारी कवियों के बीच भी अस्पष्ट रूप से तैरती थी। यानी कि जो कम्युनिज्म जो होता है उसके खिलाफ जो गलत धारणाएं मनोधारणाएं थी लोगों के बीच में, वो पूरे साउथ इंडिया में थी, तो वो जेमिनी स्टूडियो में भी देखने में मिलती थी। एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग। इसका प्रमाण जल्द ही सामने आया। फोर्थ कमिंग सामने आना। When Frank Bushman's Moral Rearmament Army, some 200 strong, visited Madras sometime in 1952, they could not have found a warmer host in India than the Gemini Studios. जब फ्रैंक बुचमैन की मॉरल रीआर्मामेंट सेना, जिसमें लगभग 200 लोग थे, 1952 में मद्रास आई, तो उन्हें भारत में जेमिनी स्टूडियो से बेहतर मेजबान नहीं मिल सकता था। Someone called the group an international circus. किसी ने समूह को एक अंतरराष्ट्रीय सर्कस कहा था। They were not very good on the trapeze and their acquaintances with animals was only at the dinner table, but they presented two plays in a most professional manner. वे ट्रैम्प्स पर बहुत अच्छे नहीं थे और जानवरों से उनका परिचय केवल खाने की मेज पर ही था, लेकिन उन्होंने 2 नाटकों को सबसे पेशेवर तरीके से प्रस्तुत किया। एक्वेंटेंस विद एनिमल्स यानी कि परिचय होना, जानवरों से उनका परिचय जो था सिर्फ कह सकते हैं डिनर टेबल पे ही था। देयर जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर रैन सेवरल शोज इन मद्रास एंड अलोंग with the other citizens of the city. The Gemini family of 600 saw the plays over and over again. उनके जोथन वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर ने मद्रास में कई शो किए और शहर के अन्य नागरिकों के साथ 600 लोगों के जेमिनी परिवार से नाटकों को बार बार देखा। The message of the plays were usually plain and simple homilies, but the sets and costumes were first rate. नाटकों का संदेश आमतौर पर सादा और सरल उपदेश होता था, लेकिन सेट और वेशभूषा प्रथम श्रेणी की होती थी। प्लेन एंड सिंपल, सादा और सरल, एकदम बहुत ही सिंपल होता था कि किसी को भी आसानी से समझ में आ जाए। Madras and the Tamil drama community were terribly impressed, and for some years almost all Tamil had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jotham Valley with a bare stage, a white background curtain and a tune played on the flute. मद्रास और तमिल नाटक समुदाय बहुत प्रभावित हुए और कुछ वर्षों तक लगभग सभी तमिल नाटकों में जोथम वैली की शैली में सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य होता था। तो जिस तरीके से जोथम वैली ने पोर्ट्रे किया था सूर्योदय, सनराइज या सनसेट को, तो उसी तरीके से तमिल के और मद्रास के जो और नाटक की कंपनियां थी वो उसे कॉपी करते थे और वो वैसे ही दिखाते थे, जिसमें एक खाली मंच था, एक सफ़ेद पृष्ठभूमि वाला पर्दा और बांसुरी पर एक धुन बजाई जाती थी। It was some years later that I learned that the MRA was a kind of counter movement to international communism, and the big bosses of Madras like Mr. Vasan simply played into their hands. कुछ साल बाद मुझे पता चला कि MRA एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद का प्रति आंदोलन था और मद्रास के बड़े मालिक जैसे श्रीवासन बस उनके हाथ में खेल रहे थे। I am not sure, however, that this was indeed the case, for the unchangeable aspect of these big bosses and their enterprises remain the same,
MRA और नो MRA, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि यह वास्तव में मामला था, क्योंकि इन बड़े मालिकों और उनके उद्यमों में अपरिवर्तनीय पहलू वही रहे, चाहे MRA हो या ना हो, अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद हो या ना हो। The staff of Gemini Studios had a nice time hosting 200 people of all hues and sizes of at least 20 nationalities. जेमिनी स्टूडियो के कर्मचारियों ने कम से कम 20 देशों के सभी रंगों और आकारों के 200 लोगों की मेजबानी करके अच्छा समय बिताया. It was such a change from the usual collection of crowd players waiting to be slapped with thick layers of makeup by the office boy in the makeup department. यह भीड़ के पात्रों, खिलाड़ियों नहीं, यहाँ पात्रों होगा, के सामान्य संग्रह से बहुत अलग था, जो मेकअप विभाग में ऑफिस बॉय द्वारा मेकअप की मोटी परतों से थपथपाए जाने का इंतजार करते थे. A few months later, the telephone lines of the big bosses of Madras burst, and once again, we at Gemini Studios cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. कुछ महीने बाद मद्रास के बड़े बॉस की टेलीफोन लाइनें गुलजार हुई और एक बार फिर जेमिनी स्टूडियो में हम एक और आगंतुक का स्वागत करने के लिए पूरी शूटिंग स्टेज को खाली कर दिया गया. यानी कि जो बाहर से लोग आते थे या बाहर से फेमस सेलिब्रिटीज आती थी, तो उनका वेलकम भी कहाँ किया जाता था? जेमिनी स्टूडियो पे वेलकम किया जाता था, क्योंकि कोई और ऐसी जगह होती नहीं थी जहाँ पे बाहर से कोई आ रहा है तो उसको वेलकम किया जा सके या जिसके सम्मान में कुछ बातें बोली जा सके. All they said was that he was a poet from England. उन्होंने बस इतना कहा कि वह इंग्लैंड का कवि था. The only poet from England the simple Gemini staff knew or heard of were Wordsworth and Tennyson. The more literate ones knew of Keats, Shelley and Byron, and one or two might have faintly come to know of someone by the name Eliot. इंग्लैंड के केवल 2 कवियों को जेमिनी का साधारण स्टाफ जानता था या उनके बारे में सुना था. वे थे वुड्सवर्थ और टेनिसन. अधिक पढ़े लिखे लोग कीट्स, शैली और बायरन को जानते थे और 1 या 2 लोगों को शायद एलियट नाम के किसी व्यक्ति के बारे में पता था. तो ये उन्होंने बताया कि उस टाइम के जो पोएट थे उनके बारे में जो जानकारी थी लोगों को इस तरीके से थी. Who was the poet visiting the Gemini studio now? जेमिनी स्टूडियो में अब कौन कवि आया था? He is not a poet, he is an editor. वह कवि नहीं था, वह एक संपादक था. एडिटर, संपादक. That's why the boss is giving him a big reception. इसलिए बॉस उसका बहुत बड़ा स्वागत कर रहा है. वसन was also the editor of the popular Tamil weekly Anda Vikatan. वसन लोकप्रिय तमिल साप्ताहिक आनंद विकटन के भी संपादक थे. He wasn't the editor of any of the known names of British publication in Madras. That is, those known at the Gemini Studio. वे मद्रास में ब्रिटिश प्रकाशनों के किसी भी ज्ञात नाम के संपादक नहीं थे, अर्थात जेमिनी स्टूडियो में जाने माने नाम. Since the top men of the Hindu were taking the initiative, the surmise was that the poet was the editor of a daily, but not from the Manchester Guardian or the London Times. क्योंकि हिंदू के शीर्ष लोग पहल कर रहे थे, इसलिए अनुमान लगाया गया कि कवि किसी दैनिक के संपादक थे, लेकिन मैनचेस्टर गार्डन या लंदन टाइम्स के नहीं. और मैनचेस्टर गार्डन और लंदन टाइम्स जो है बहुत ही फेमस आप कह सकते हैं प्रकाशन है या न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ के. That was all that even the most well informed among us. यह वह सब था जो हम में से सबसे अधिक जानकार लोग भी जानते थे. At last, around 4 in the afternoon, the poet or the editor arrived. आखिरकार दोपहर के लगभग 4 बजे कवि या संपादक पहुंचे. बोला जा रहा था कि वो पोएट हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगा वो संपादक हैं, इस वजह से कवि या संपादक जिस तरीके से भी आप जानना चाहें वो पहुंचे. He was a tall man, very English, very serious, and of course very unknown to all of us. वे लंबे कद के व्यक्ति थे, बहुत अंग्रेज यानी कि एकदम प्रॉपर दिखने में भी इंग्लिशमैन टाइप के थे और स्पीकिंग भी उनकी जो थी वो प्रॉपर इंग्लिश की थी. बहुत गंभीर, निश्चित रूप से हम सभी के लिए बहुत अज्ञात. सीरियस, गंभीर, अननोन, अज्ञात.
Battling with the half a dozen pedestal fans on the shooting stage, the boss read out a long speech. शूटिंग स्टेज पर आधा दर्जन कुर्सी प्रशंसकों से जूझते हुए बॉस ने एक लंबा भाषण पढ़ा. It was obvious that he too knew precious little about the poet or the editor. यह स्पष्ट था कि उन्हें भी कवि या संपादक के बारे में बहुत कम जानकारी थी. यानी कि उस टाइम ऐसा था कि जिसके बारे में वो कुछ बोल रहे हैं या एड्रेस कर रहे हैं, उनके बारे में जो उनका बॉस था उनको भी कोई जानकारी नहीं थी. लेकिन तो उनके बोलने के स्टाइल से पता चल रहा था कि इनको भी बहुत ही लिमिटेड जानकारी है. लेकिन वो इंडिया आए थे तो उनके सम्मान में उन्हें कुछ बोलना था तो वो बोल रहे थे, और जेमिनी स्टूडियो इसमें क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था. The speech was all in the most general terms, but here and there it was peppered with words like freedom and democracy. भाषण बहुत ही सामान्य शब्दों में था, लेकिन यहाँ वहाँ स्वतंत्रता और लोकतंत्र जैसे शब्दों से भरा हुआ था. Then the poet spoke. फिर कवि बोले. He couldn't have addressed a more dazed and silent audience. No one knew what he was talking about, and his accent defeated any attempt to understand what he was saying. वह इससे अधिक चकित और मौन दर्शकों को संबोधित नहीं कर सकते थे. डैश्ड, साइलेंट, चकित और मौन. कोई भी नहीं जानता था कि वह किस बारे में बात कर रहे थे, और उनके उच्चारण ने यह समझने के किसी भी प्रयास को विफल कर दिया था कि वह क्या कह रहे थे. अब एक्सेंट क्या होता है? एक्सेंट का मतलब होता है कि आप जिस जगह भी रह रहे हो, जिस कंट्री में रह रहे हो या जिस लोकेशन में भी रह रहे हो, तो वहाँ जब आप बोलते हो तो आपका बोलने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, उच्चार वर्ड्स को निकालने का कुछ तरीका होता है. जैसे हम जो इंग्लिश बोलते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश है. तो उस टाइम जब वो पोएट आए तो उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो उनका उच्चारण भी कुछ इस तरह था कि पहले तो लोग उनके बारे में कुछ जान नहीं रहे, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है वहाँ का बॉस, वो भी उनके बारे में कुछ नहीं जान रहा है, उसे बोलना है तो वो बोलता चला जा रहा है. तो कॉमन पीपल से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि उनके बारे में उनको कोई भी जानकारी हो, थोड़ी बहुत भी. और साथ ही अब उनका उच्चारण या एक्सेंट भी ऐसा निकल रहा है कि किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है. इसी वजह से लोग क्या एकदम शांत हैं. जब समझ में ही नहीं आ रहा तो वो क्या बोलेंगे? ना अप्रिशिएट कर सकते हैं, ना ताली बजा सकते हैं, तो वो एकदम चुप हैं. The whole thing lasted about an hour. Then the poet left and we all dispersed in utter bafflement. What are we doing? यह पूरा कार्यक्रम लगभग 1 घंटे तक चला. फिर कवि चले गए और हम सब एकदम हैरान होकर बिखर गए. हम क्या कर रहे हैं? Bafflement, हैरान होना. What is an English poet doing in a film studio which makes Tamil film for the simplest sort of people? एक अंग्रेजी कवि एक फिल्म स्टूडियो में क्या कर रहा है जो सबसे सरल किस्म के लोगों के लिए तमिल फिल्में बनाता है. यानी कि स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो तमिल की मूवीज बना रहा है और वहाँ के जो कॉमन पीपल है उनके लिए आसानी से समझ में आ जाने वाली मूवी बना रहा है, तो लोकल लैंग्वेज में बना रहा है. तो एक इंग्लिश जो पोएट है वो वहाँ पे आके क्या कर रहा है? लोगों को एड्रेस कर रहा है. इसका क्या मतलब है? ये क्वेश्चन इन लोगों के दिमाग में खड़ा हुआ. पीपल हुज lives least afforded them the possibility of cultivating a taste for English poetry. ऐसे लोग जिनके जीवन में उन्हें अंग्रेजी कविता के लिए रुचि विकसित करने की संभावना कम से कम है. यानी कि जो लोकल लैंग्वेज है वो उसी में बात करेंगे, और इंग्लिश में पोएट्री उनके लिए तो एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल या नामुमकिन जैसा काम है. The poet looked pretty baffled too, for he too must have felt the sheer incongruity of his talk about the thrills and travels of an English poet. कवि भी काफ़ी हैरान थे क्योंकि उसे भी एक अंग्रेजी कवि के रोमांच और कष्टों के बारे में अपनी बातचीत की सारासर असंगति महसूस हुई होगी. यानी कि वो भी जब अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे तो उनको भी बिल्कुल फील हुआ होगा कि वो ये क्या कर रहे हैं. His visit remained an unexplained mystery. The great prose writers of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius. उसकी यात्रा एक स्पष्ट रहस्य बनी रही. दुनिया के महान गद्य लेखक इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा विश्वास दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है कि गद्य लेखन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का सच्चा लक्ष्य नहीं और ना ही हो सकता है. It is for the patient, persistent, persevering, drudge with a heart so shrunken that nothing can break it. यह धैर्यवान दृढ़ पश्चिमी व्यक्ति के लिए है जिसका दिल इतना सिकुड़ा हुआ है कि उसे कुछ भी
तोड़ नहीं सकता। पेशेंट, धैर्यवान, परसिस्टेंट, दृढ़, परसिवरिंग, दृढ़, पश्चिमी। रिजेक्शन स्लिप्स डजंट मीन अ थिंग टू हिम। अस्वीकृति पर्चियों का उसके लिए कोई मतलब नहीं है। He at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and set it on to another editor enclosing postage for the return of the manuscript. वह तुरंत ही उस लंबे गद्य अंश की एक नई प्रति बनाने में लग जाता है और उसे दूसरे संपादक को डाक टिकट के साथ भेज देता है ताकि पांडुलिपि वापस की जा सके। यानी कि क्या होता है कि आप जब लोकल लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे तमिल में लिखी गई, तमिल लैंग्वेज में लिखी गई, तो उसे इंग्लिश में अगर आपको दोबारा से पब्लिश करवानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा। तो उसी चीज़ के बारे में वो बता रहे हैं कि तुरंत जो होता है उसका ट्रांसलेशन शुरू होता है। It was for such people that the Hindu had published a tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page, a short story contest organized by a British periodical by the name The Encounter. ऐसे ही लोगों के लिए द हिंदू ने एक महत्वहीन पृष्ठ के एक कोने में एक छोटी सी घोषणा प्रकाशित की थी। एक ब्रिटिश पत्रिका द एनकाउंटर द्वारा आयोजित एक लघु कथा प्रतियोगिता। इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन एकदम। Of course, the encounter wasn't a known community amongst the Gemini literati. बेशक द एनकाउंटर जेमिनी साहित्यकारों के बीच एक जानी मानी वस्तु नहीं थी, कमोडिटी, वस्तु या जानी मानी चीज नहीं थी। I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in postage sending a manuscript to England. मैं इंग्लैंड में पांडुलिपि भेजने के लिए डाक शुल्क में एक बड़ी रकम खर्च करने से पहले पत्रिका के बारे में एक विचार प्राप्त करना चाहता था। In those days, the British Council Library had an entrance with no long-winded signboards and notices to make you feel you were sneaking into a forbidden area. उन दिनों ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी के प्रवेश द्वार पर कोई लंबे चौड़े साइनबोर्ड और नोटिस नहीं थे जिससे आपको लगे कि आप किसी निषिद्ध क्षेत्र में घुस रहे हैं या जहां पे आपको एंट्री नहीं करनी है। And there were copies of the encounter lying about in various degrees of freshness, almost untouched by readers. और द एनकाउंटर की प्रतियां अलग अलग तरह की ताजगी के साथ पड़ी थी, पाठकों द्वारा लगभग अछूती। यानी कि वहाँ की जो एनकाउंटर, जो कह सकते हैं आप पत्रिका थी, तो उनकी जो कॉपीज थी या जो उनकी जो बुक्स थी वो कोई भी पढ़ना नहीं चाहता था और एकदम अनटच्ड रखी हुई थी। When I read the editor's name, I heard a bell ringing in my shrunken heart. जब मैंने संपादक का नाम पढ़ा तो मैंने अपने सिकुड़े हुए दिल में एक घंटी बजती सुनी। It was the poet who had visited the Gemini studios. I felt like I had found a long lost brother and I sang as I sealed the envelope and wrote out his address. यह कवि था जो जेमिनी स्टूडियो में आया था। मुझे लगा जैसे मुझे एक लंबे समय से खोया हुआ भाई मिल गया हो और मैंने लिफाफा बंद करके उसका पता लिखते हुए गाना गाया। I felt that he too would be singing the same song at the same time. Long lost brothers of Indian films discover each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film. मुझे लगा कि वह भी उसी समय वही गाना गा रहा होगा। भारतीय फिल्मों के लंबे समय से खोए हुए भाई एक दूसरे को खोजते हैं फिल्म की पहली रील और आखिरी रील में एक ही गाना गाकर। यानी कि जो इंडियन मूवीज जो टिपिकल उस टाइम में बनती थी कि स्टार्टिंग में और एंड में एक ही गाना गाया जा रहा है, उसी तरीके से वो अपनी चीज़ों को, जब उन्होंने ये पाया कि जो वो आप स्टोरी पढ़ रहे हैं या जो द एनकाउंटर पत्रिका पढ़ रहे हैं किसकी है, जो अभी आए थे कुछ दिन पहले पोएट उसके यहाँ पे, तो उसने अपने आप को उसी सिचुएशन में पाया कि जैसे मैं गाना गा रहा हूँ तो शायद वो भी गाना गा रहे हो। और किस चीज़ से उन्होंने रिलेट किया, इंडियन मूवीज से रिलेट किया। स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन, दैट वाज हिज नेम। स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन यही उसका नाम था। तो जो पोएट आए थे उनका नाम यहाँ लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा। And years later, when I was out of Gemini Studios and I had much time but not much money, anything at a reduced price attracted my attention.
और सालों बाद जब मैं जेमिनी स्टूडियो से बाहर था और मेरे पास बहुत समय था लेकिन बहुत पैसे नहीं थे, तो कम कीमत पर कुछ भी मेरा ध्यान आकर्षित करता था। अट्रैक्टेड, आकर्षित। On the footpath in the front of Madras Mount Road Post Office, there was a pile of brand new books for 50 पैसा each. मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने फुटपाथ पर 50 पैसे में एकदम नई किताबों का ढेर लगा हुआ था। यानी कि कोई भी किताब आप उठाइए और कितना, 50 पैसे में। एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक, एन एलिगेंट पेपर वर्क ऑफ अमेरिकन ओरिजिन। दरअसल वे एक ही किताब की प्रतियां थी, अमेरिकी मूल की एक खूबसूरत पेपर बैक। Special low priced student edition. In connection with the 50th anniversary of the Russian Revolution, I paid 50 paise and picked up a copy of the book, The God That Failed. रूसी क्रांति की 50वीं वर्षगांठ के संबंध में विशेष कम कीमत वाले छात्र संस्करण के लिए मैंने 50 पैसे का भुगतान किया और पुस्तक द गॉड दैट फेल की एक प्रति ली, यानी कि एक कॉपी ले ली। 6 eminent men of letters in 6 separate essays described their journey into communism and their disillusioned return. Andre Gide, Richard Wright, Iganzo Ceylon, Arthur Koestler, Louis Fresher and Stephen Spender. 6 प्रतिष्ठित साहित्यकारों ने 6 अलग अलग निबंधों में साम्यवाद में अपनी यात्रा और अपनी निराश वापसी का वर्णन किया। आंद्रे गिडे, रिचर्ड राइट, इगेंजो सिलन, आर्थर कैरिस्टर, लुइस फ्रेशर और स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर, सडनली द बुक अज्यूम ट्रिमेंडस सिग्निफिकेंस। स्टीफन स्पेंडर, अचानक पुस्तक ने जबरदस्त महत्व हासिल कर लिया। स्टीफन स्पेंडर द पोएट। और कौन पोएट था? Who had visited Gemini Studio? स्टीफन स्पेंडर, कवि जो जेमिनी स्टूडियो में आए थे। In a moment, I felt a dark chamber of my mind lit up by a hazy illumination. एक पल में मुझे लगा कि मेरा दिमाग एक अंधेरा कक्ष धुंधली रोशनी से जगमगा उठा है। The reaction to Stephen Spender at Gemini Studios was no longer a mystery. जेमिनी स्टूडियो में स्टीफन स्पेंडर की प्रतिक्रिया अब रहस्य नहीं रह गई थी। The boss of the Gemini Studios may not have much to do with Spender's poetry. जेमिनी स्टूडियो के बॉस का स्पेंडर की कविता से ज्यादा लेना देना नहीं हो सकता, बट नॉट विथ हिज गॉड दैट फेल्ड, लेकिन उसके भगवान से नहीं जो असफल होगा, यानी कि उसकी पोएट्री के बारे में बात करते हैं वो। और ये स्टोरी आपकी यहीं पे फिनिश होती है। थैंक यू।